कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश और खुशहाल होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है आधुनिक काल की परिस्थितियां। आधुनिक काल की परिस्थितियां कैसी हैं, कैसी नहीं हैं, इनके बारे में चर्चा करने की हिंदी साहित्य के अंदर हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पर मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि हमने जो पढ़ना है वो आधुनिक काल का साहित्य पढ़ना है। और बच्चे, जो साहित्यिक परिस्थितियां होती हैं, जो साहित्य की विधाएं होती है, जो साहित्य का विषय होता है, उसके ऊपर समाज की हर प्रकार की परिस्थितियों का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर प्रकार की परिस्थितियों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस बात के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आधुनिक काल को हम आधुनिक काल कब से मानते हैं, यानी किस समय से हम आधुनिक काल को, किस समय अवधि शुरुआत हम कहां से मानते हैं। इस बात की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आने के लिए हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहासकार है, प्रमुख आलोचक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन किया गया है उस काल विभाजन की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है वो इस प्रकार से है कि 1050 से लेकर 1375 तक की जो समय अवधि है, संवत है, ये सन नहीं है, यहाँ तक की जो समय अवधि है इसको आदि काल का नाम दिया है। आदि काल यानी कि प्रारंभिक काल, अन्य अन्य नामों से इसे पुकारा गया, वीरगाथा काल। 1375 से लेकर जो 1700 तक की समय अवधि है, इस काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय है इसको हम रीति काल के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद बात की जाए 1900 से लेकर अब तक, आज तक का जो समय पीरियड है इसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। 1900 से लेकर अब तक। अब मैंने एक बात और लिखी है यहाँ पर, संवत। संवत का क्या मतलब है, यहाँ भी संवत है, यहाँ भी संवत है और यहाँ भी संवत है। संवत, कई बार बच्चों के क्वेश्चंस होता है, उनके मन में संशय पैदा होता है कि मैडम जी इसको हम कैसे याद रखें, कहीं पर इसका जन्म, जो मीरा का जन्म है इतना दिया हुआ है, कहीं पर इतना दिया हुआ है, कबीर का जन्म कहीं पर यह है तो कहीं पर यह है। इसका जो संशय है बच्चों के मन में क्यों आता है, क्योंकि कहीं पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो संवत के अकॉर्डिंग लिखी होती है, तो कहीं पर सन के अनुसार लिखी जाती है। सन और संवत के अंदर जो अंतर होता है वो 57 ईयर यानी कि 57 साल का अंतर होता है। यदि संवत में से हम 57 साल कम कर देंगे तो हमारे सन आ जाएंगे। ठीक है, आज के बाद आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो संवत होती है वो 57 साल आगे चलती है सन से। अब हम चल रहे हैं अपने विषय की ओर। हमने जाना है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल अगर बात की जाए संवत से तो वो कहां से माना जाएगा, 1900 से। लेकिन अगर सन से माना जाए तो लगभग 1850 से लेकर उसके बाद का जो समय है उसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। लगभग कब से, 1850 के आसपास से, सन 1850 के आसपास से। एक बात और ध्यान में रखिए बच्चे कि जो इतिहास होता है ना, इतिहास होता है उसमें यूं नहीं होता कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा था कि 1050 से 1375, ये मैंने लिखा आदि काल, यहाँ पर लिखा मैंने भक्ति काल कि 1375 के बाद जो आदि काल के लिखने के जो विषय थे, विषय वस्तु थी या लिखने की जो शैली थी वो इस युग में आने के बाद पूरी तरह से बंद कर दी थी, पूरी तरह से स्टॉप कर दिया था, उसके अंदर लिखना पूरी तरह से बंद हो गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो विभाजन किया गया है ये अधिकता के आधार पर किया गया है कि जो भक्ति काल है वो 1375 से लेकर 1700 तक था। ये बात हमने कही, यूं नहीं था कि 1700 के बाद पूरी तरह से बंद हो गया था कि भक्ति से रिलेटेड रचना लिखी जानी पूरी तरह से बंद हो गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ना। ये बात है कि 1375 से पहले कोई लिखी ही नहीं जाती थी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये जो विभाजन किया गया है ये अधिकता के आधार पर कि ज्यादातर जो रचनाएं हैं
वो इस समय पर भक्ति से जुड़ी हुई लिखी, इस समय पर रीति से जुड़ी हुई लिखी, इस समय पर आदिकाल से जुड़ी हुई रचनाएं लिखी गई हैं। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब बात आती है हमारे आधुनिक काल की। अब आधुनिक काल के साहित्य को जानने से पहले हमें आधुनिक काल की परिस्थितियों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो साहित्य होता है वो कहीं ना कहीं समाज की हर प्रकार की परिस्थिति का उसके ऊपर असर पड़ता है। बात की जाए 1850 के आसपास भारत देश की राजनीतिक परिस्थितियों की, सबसे पहले आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों की। याद कीजिए या एक बार साहित्य इतिहास की ओर चलिए और नजर डालिए 1850 के आसपास। 1850 के आसपास भारत देश गुलाम था, और गुलाम किसका था? अंग्रेजों का था। और वो कब से था? बहुत प्राचीन समय से था। प्राचीन समय यानी कि लगभग 1600 के अंदर एक कंपनी आई थी, और धीरे धीरे भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई अंग्रेजों का ही गुलाम रहा। भारत बहुत लंबे समय से गुलाम चल रहा था, कभी मुसलमानों का तो कभी किसी का और कभी किसी का। इस तरह से बहुत सारे भारतीयों के ऊपर आक्रमण रहे हैं, भारत देश के ऊपर आक्रमण रहे हैं। एक लंबे समय तक मुसलमानों का गुलाम रहने के बाद धीरे धीरे भारत के अंदर जो विदेशी कंपनियां थी वो आनी शुरू हो गई। कभी डेनमार्क देश से आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी डच आए, और कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत के अंदर हुआ। अब फ्रांसीसियों का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपस में संघर्ष था वो लंबे समय तक चला, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। आपको याद होगा वास्को डी गामा का आगमन हुआ था 1498 में। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भारत जो देश था इसके ऊपर लंबे समय तक इनकी परिस्थितियों के ऊपर, चाहे वो मुसलमानों की जो सभ्यता थी उनके राज होने के कारण उनका प्रभाव पड़ा, यानी कि भारत देश का शोषण काफी लंबे समय से होता रहा। अब कंपनी का शासन हो गया था लगभग हम बात करें अगर सीधी सीधी 1757 के अंदर जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला की हार के बाद, और 1764 के अंदर जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस हार के बाद जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, इस बक्सर का युद्ध, इस हार के बाद लगभग पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया था कि भारत के ऊपर किसका शासन होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर शासन पूरी तरह से स्थापित हो गया। उसकी जो शोषण की नीतियां थी, यहाँ से कच्चा माल अपने देश में ले जाना, खूब मुनाफा कमाना, क्योंकि कंपनियों का काम होता है मुनाफा कमाना, एक उपनिवेश के रूप में भारत का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पर ले जाया जाता और वहां से जो मशीनी माल था वो महंगी कीमतों पर आकर भारत की मार्केट के अंदर उतारा जाता था। एक उपनिवेश की तरह भारत का प्रयोग होने लगा था। अगर थोड़े से समय के बाद भारत का जो हर प्रकार से शोषण था वो कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं चाहे वो उसमें राजनीतिक प्रकार का हो, चाहे उसमें आर्थिक प्रकार से, क्योंकि जो भारतीयों के छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे, उनके उद्योग धंधे थे, वो पूरी तरह से पतन की ओर जा रहे थे, और कंपनी का जो शासन था खूब फलता फूलता जा रहा था। भारतीय हर प्रकार से तंग थे, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे वो आर्थिक ढंग हो, हर प्रकार से तंग थे। तो इन्हीं बातों के कारण भारत के क्रांतिकारियों ने एक क्रांति की, लगभग कब? 1857 में। और 1857 में से पहले जो अंग्रेजी राज्य थे, कंपनी का जो शासन चल रहा था, उन्होंने कभी लैप्स की नीति के तहत तो कभी अन्य नीतियों के तहत भारत के देशी जो राज्य थे उनके ऊपर अपना जो आक्रमण कह लो या अपना शासन स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे 54 के अंदर झांसी थी जो, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई का शासन था, राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उसे अपने राज्य के अंदर मिला लिया था, कभी अवध को मिलाया, कभी सहायक संधि के तहत अपनी जो सेना का जो सारा खर्चा था वो भारतीय राजाओं के ऊपर लाद दिया गया। तो इस प्रकार से चारों तरफ से भारतीयों का शोषण जारी था, और इस शोषण के खिलाफ 1857 में भारतीय लोगों ने एक क्रांति फूटी, और उस क्रांति के बहुत सारे और भी कारण हैं। एक तो राजनीतिक कारण हो गया है, आर्थिक बहुत अधिक शोषण होता है, सामाजिक परिस्थितियां बहुत बुरी थी, हर प्रकार से उनका टैक्स रोज दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा था, उनसे ज्यादा से ज्यादा मतलब कर लिए जा रहे थे।
तो यूं कह सकते हैं कि हर प्रकार से भारतीय लोगों ने तंग होकर इस क्रांति को किया, और इस क्रांति के अंदर और भी बहुत सारे कांड थे। इसके अंदर धार्मिक कांड भी जुड़ा हुआ था, इसके अंदर सैनिक कांड भी जुड़ा हुआ था। सैनिक कांड क्यों? क्योंकि भारतीय जो सेना के अंदर जो भारतीय लोगों को लिया जाता था, उसके ऊपर जो भारतीय सैनिक थे उनकी पदोन्नति नहीं होती थी, उनको उसी पद के ऊपर रखा जाता था, उनका खूब बुरे तरीके से उन सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और आखिर में हद तो पार जब हुई थी, जब उन्हें चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने के लिए दिया गया था। जो जिस चर्बी वाले कारतूस के ऊपर गाय और सुअर का जो चर्बी लगी हुई थी, जो भारतीयों के लिए एक पवित्र पशु माना जाता था, और उसे मुंह से छीलकर चलाना पड़ता था, तो वो रहा था उस समय का तात्कालिक कार्य। तो इस प्रकार के कांडों के कारण जो 1857 की क्रांति हुई, और उसके बाद भारत के अंदर शासन वही रहा, अंग्रेजों का रहा, लेकिन जो कंपनी का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति का परिणाम ये रहा कि कंपनी का शासन खत्म हो गया, और शासन पूरी तरह से किसके हाथ में आ गया? महारानी विक्टोरिया के। लेकिन महारानी विक्टोरिया के पास शासन आने के बाद ये न समझिए बच्चे कि भारत के कुछ अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। भारत के अंदर किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का शासन यूं चलता रहा, सिर्फ नाम बदल गया। अब क्राउन का शासन भारत के अंदर आ चुका था। महारानी विक्टोरिया का शासन भारत के अंदर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का परिणाम सिर्फ इतना था कि कंपनी का शासन खत्म और महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू। महारानी विक्टोरिया के शासन स्थापित होने के बाद भी भारतीयों के ऊपर ऐसे ही अत्याचार बने रहे थे, इसी प्रकार से भारतीयों का शोषण होता रहा। तो उसके लिए धीरे धीरे समय बदलता गया, और 1857 के बाद एक बड़ी बात हुई। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस को अगर ध्यान से देखा जाए, प्रारंभ में कांग्रेस ने अच्छा काम किया। कांग्रेस एक ऐसी जो संस्था थी, एक ऐसी आप पार्टी कह सकते हैं, और भी पार्टियां बनी, लेकिन कांग्रेस एक संस्था के रूप में काम करने लगी, जिसके अंदर जो भारतीय लोग थे वो एक समूह के रूप में आकर जो भी भारतीयों की समस्याएं थी, जो भी भारतीयों की रिक्वेस्ट थी, जो भी भारतीयों की जरूरतें थी, उन जरूरतों को आए और वो अंग्रेजों को सुनाए, अंग्रेज अधिकारियों को उनके सामने उन समस्याओं को रखे, और वो फिर अपनी बुद्धिमत्ता से उनका कुछ सोल्यूशन भारतीयों को बताएं। इस प्रकार से कार्य करने के लिए एक पार्टी का कह सकते हैं आप, एक समिति का, एक सभा का गठन हुआ, जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया। और इस कहने को मतलब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। उसने इसको सेफ्टी वाल भी कहा। सेफ्टी वाल का मतलब होता है, आप जानते भी हैं कि जैसे कि भारतीयों के गुस्सा निकालने की एक जगह बन गई, यानी कि जहां भी भारतीयों का शोषण हो रहा है, वहां से हर वर्ष 85 के बाद हर वर्ष जो कांग्रेस थी, इसका एक अधिवेशन होने लगा। वर्ष में एक बार निश्चित रूप से वो शुरू हुआ, और उसके बाद हर प्रकार से कि भी हर वर्ष एक अधिवेशन होगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो एक से अधिक भी हो सकता है। और उसने सिर्फ इतना ही काम किया कि भारत के जो प्रतिनिधि वहां पर आते थे कांग्रेस सभा के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो आकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने अपने क्षेत्र की जरूरतों को आए, उनके लिए चिट्ठी पत्र तैयार करें, फिर अंग्रेज अधिकारियों के सामने रखें, और फिर अंग्रेज अधिकारी उनके ऊपर विचार करें, मंथन करें, फिर उनकी समस्याओं के समाधान बताए जाए। सिर्फ ये कार्य किया कांग्रेस ने। लेकिन समय के अनुसार कांग्रेस भी अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई, और फिर जाकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उधर अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति को अपनाना और अच्छे तरीके से शुरू किया, और उसी के प्रभाव के कारण 1905 में क्या हो गया? बंगाल का विभाजन हो गया। यह भी जो अंग्रेजों की एक बहुत यूं कह सकते हो कि घिनौनी चाल कह सकते हैं बंगाल विभाजन की बात की। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन का जो फायदा था वो अंग्रेज लोगों ने खूब उठाया, और भारत के जो हिंदू और मुस्लिम थे वो आपस में पूरी तरह से बट गए थे। किसके बाद? बंगाल विभाजन के बाद। और जब तक भारतीयों को ये बात समझ में आई, तब तक जो आम जनता थी, बड़े पढ़े लिखे लोगों के समझ में आई कि बंगाल विभाजन का पूरी तरह से अंग्रेजों को फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीयों को नुकसान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो।
तो इसमें इस बात के बुद्धिमान लोगों के समझ में आने से या शिक्षित लोगों के जब तक ये बात पूरी तरह से समझ में आई, तो आम लोग थे, जो आम जनता थी, वो पूरी तरह से हिंदू और मुसलमानों के रूप में बढ़ चुकी थी। फिर जाकर 1911 में बंगाल विभाजन था, जो करवाया तो लॉर्ड कर्जन ने था, लेकिन 11 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसमें वो कैंसिल भी हो गया था, जब जॉर्ज पंचम का, क्वीन मैरी का भारत के अंदर आगमन हुआ था। लेकिन उसके बंगाल विभाजन के कैंसिल होने का भारत की भारतीय प्रजा को बहुत अधिक फायदा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उससे पहले भारतीय लोगों की हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी जो दरार थी वो आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो समय बढ़ता गया, 5-6 पे हम आ चुके हैं। भारत के अंदर एक यूं कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में एक महान व्यक्तित्व का आगमन हुआ, और उस महान व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, जो बहुत लंबे अरसे से दक्षिण अफ्रीका में गुजार कर आए थे, लगभग अपने जीवन के 22 वर्ष। उनके आगमन के बाद उन्होंने भारतीय लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी जानने लगे थे उन समस्याओं को। अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्रोग्राम भी चालू रखने लगे थे। बहुत सारे कांड भारत के अंदर हुए। 1919 के अंदर अगर बात की जाए, 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, और भी न जाने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो आए दिन कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस प्रकार के आंदोलन चलते रहे। फिर इनके बाद भारत के अंदर अंग्रेजों ने भी पूरी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, और रोल्ट एक्ट जैसे कानून लागू किए, जिसमें ना दलील थी ना अपील थी, और सीधा उसको उसके ऊपर गोली चला दी जाती थी। कुछ ऐसे कानून आए, उनके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा का पालन करते हुए इन आंदोलनों के सहारे भारतीय जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते रहे, और लगभग धीरे धीरे इस तरह से रोल्ट एक्ट कानून के बाद 1935 के अंदर कांग्रेस का एक इलेक्शंस भी करवाया गया, जिसके अंदर मतलब बाकी यूं कह सकते हो सभा और समितियों के बजाय जो कांग्रेस थी वो जीती भी। लेकिन समय बदलता रहा, और समय के साथ यूं कह सकते हैं कि हम 1942 तक पहुंचे, और भारत छोड़ो जैसे जो आंदोलन थे वो आंदोलन चलते रहे, और धीरे धीरे लगभग 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जिस दिन भारत देश आजाद हो गया। और ये सारा का सारा दौर जो लगभग 1850 से चला और लगभग 1947 से लेकर आज तक का जो दौर है, ये सारे के सारे दौर को हम आधुनिक काल के अंतर्गत गिनते हैं। देश के स्वतंत्र होने के बाद परिस्थितियां, भारतीयों को बड़ी उम्मीदें थी कि देश आजाद हो जाएगा तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन बहुत अधिक सुधार उनके अंदर नहीं हुआ। नेताओं के द्वारा इसी प्रकार से देश का जो शोषण था वो चलता रहा, आम प्रजा इसी प्रकार से पिसती रही। इस प्रकार से जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इस समय से लेकर लगभग 1850 से लेकर 1947 तक भारत के गुलाम यानी कि अंग्रेजों के अधीन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूं नहीं कह सकते हैं कि हमने आजादी कोई विशेष प्रकार से कोई यूं लड़कर मरकर हमने पाई है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने जो ब्रिटेन जैसे जो देश थे, इंग्लैंड जैसे जो देश थे, उनकी कमर तोड़कर रख दी थी। इसी के कारण मतलब धीरे हम अकेले आजाद नहीं थे उस समय पर, और भी बहुत सारे आजाद देश हुए थे, उन्होंने तो कोई क्रांति नहीं की थी। लेकिन चलो हमारे देशभक्तों का, क्रांतिकारियों के सहयोग से 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और इस प्रकार से भारत की परिस्थितियां चलती रही। इतना मैं आपको क्यों बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साहित्य लिखने का काम होता है, साहित्य के लेखन के ऊपर इन राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब अगर बात की जाए भारत की सामाजिक परिस्थितियों की, अगर राजनीतिक परिस्थितियों के बाद देखें तो भारत की सामाजिक परिस्थितियां भी कुछ बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव किसके ऊपर भी पड़ेगा? सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर भी पड़ेगा। सामाजिक देखें तो भारत के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी। जैसे बात की जाए यहाँ पर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, यहाँ पर यूं कह सकते हो आप औरतों का ना पढ़ाया जाना, यहाँ पर हर प्रकार से जाति पाति का भेदभाव होना, छुआछूत जैसी समस्याएं थी, जो समाज की बहुत ही घृणित समस्याएं थी,
वो समस्याएं समाज के लोगों के मन में पूरी तरह से घर कर चुकी थी। औरत का जीवन तो इस समय में आप यूं कह सकते हो कि बहुत ही बुरे दौर से गुजरा है महिलाओं का जीवन, क्योंकि इसी समय के दौरान सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा थी, दहेज प्रथा जैसी जो कुप्रथा थी, आप कह सकते हैं कि जो बाल विवाह की समस्या थी, लड़कियों को अनपढ़ रखने का जो रिवाज चल पड़ा था इस समय के दौरान, यूं कह सकते हो आप कि इस प्रकार की समस्याओं का बहुत अधिक बोलबाला था और विधवा विवाह को पूरी तरह से निषेध माना जाता था, पूरी तरह से बंद था। लेकिन समय के दौरान भारत के अंदर जिस प्रकार से जब देश को आजादी की जरूरत थी तो क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, और जब देश ऐसी ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं के अंदर जकड़ा हुआ था तो देश के अंदर बहुत सारे समाज सुधारकों का ने भी जन्म लिया। जैसे हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो वो दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, क्योंकि भारतीय जो लोग थे वो पूरी तरह से अंधविश्वास में इतने बुरे तरीके से जकड़े हुए थे कि दिन रात मूर्ति पूजा, इस प्रकार से बाह्य आडंबर दिखावा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाने लगा था। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसके अंतर्गत वेदों की ओर लौटो जैसे नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 के अंदर 10 अप्रैल 1875 को मद्रास के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक लिखी सत्याग्रह प्रकाश। तो ऐसे इन पुस्तकों के माध्यम से भारतीयों को चेताने का, भारतीयों को जगाने का, उनके जो भारतीय लोग कितने विद्वान थे, कितने गुणी थे, भारतीय सभ्यता कितनी श्रेष्ठ थी, उस श्रेष्ठताओं का मतलब यूं कह सकते हैं अपनी किताबों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने नारों के माध्यम से जनता को जगाने का काम किया दयानंद सरस्वती ने। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जिनकी आज हम जयंती भी कह सकते हैं, क्योंकि 22 मई को 1772 के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जयंती भी है आज। तो 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़े सामाजिक सुधार, बहुत ही बुद्धिमान प्राणी जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, समाचार पत्र, बंधुदूत जैसे कई समाचार पत्र इन्होंने चलाए हैं, बहुत सारी सती प्रथा जैसी जो प्रथा थी, इन प्रथाओं के ऊपर रोक लगाया है। आप कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से बल दिया है। इस समय पर और भी बहुत सारे जो समाज सुधारकों का आगमन हुआ, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व का भारत के अंदर आगमन हुआ, जिन्होंने भारत के अंदर फैली हुई कुप्रथाओं को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान हुआ। इसके अलावा बात की जाए अगर महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने भी अपने मानवतावादी यूं कह सकते हो उपदेश देकर, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बुद्धिमान प्राणी जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है, तो ऐसे विद्वानों का भारत के अंदर जन्म हुआ, जिन्होंने भारत के अंदर फैली हुई हर प्रकार की जो समस्याएं थी, बाल विवाह जैसे इनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, जो उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर, स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत बल दिया, औरतों के लिए स्पेशल स्कूल खुलवाए गए, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया। तो इस प्रकार से इन समाज सुधारकों का जन्म हुआ, जिनके कारण भारत की जो सामाजिक हालात थे उनके अंदर सुधार होना प्रारंभ हुआ। और कहीं ना कहीं अगर मैं मान लूं कि भारत के अंदर ऐसी कुप्रथा क्यों हुई, इसके जिम्मेदार जो बच्चे किसी भी समय की जो परिस्थितियां होती है ना, वो केवल अकेली जिम्मेदार नहीं होती। तो सामाजिक परिस्थितियों का ऐसा होना भी समाज का एक अकेला सामाजिक ही कारण नहीं है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो फर्क है, राजनीतिक जो कारण है, उसका भी असर इसके ऊपर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक प्रभाव है, अगर देखा जाए, भारत देश लंबे समय तक मुसलमानों का गुलाम रहा है, और मुसलमान लोग ऐसे होते थे कि जो हिंदुओं की जो लड़कियां थी उनके साथ यानी कि जबरदस्ती विवाह कर लेना, क्योंकि भारत के अगर पुरानी परंपरा देखी जाए, भारत के पुराने
आप कह सकते हो कि जो पवित्र ग्रंथ है उनका अध्ययन किया जाए, उनके अंदर तो दिया हुआ भी है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है। कि जिस देश के अंदर, जिस सभ्यता के अंदर, जिस संस्कृति के अंदर ऐसे ऐसे यूं कह सकते हो आप सुविचार जहां पर रखे जाते थे, तो वहां इस प्रकार की कुप्रथाओं का आगमन क्यों हुआ? बाल विवाह क्यों, ऐसी कुप्रथा का आगमन हुआ? क्यों यहाँ पर सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा थी उसका यहाँ पर चलन हुआ? क्यों यहाँ पर पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा का आगमन हुआ? क्योंकि यहाँ तो ऐसे विदुषी, गार्गी जैसी विदुषी, यूं कह सकते हो कि ऐसी विदुषी औरतों का जन्म हुआ है, नारियों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने शास्त्र ज्ञान के आधार पर ऋषि मुनियों को भी पराजित कर दिया था। तो इसका कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियां रही है, क्योंकि मुसलमानों का लंबे समय तक यहाँ पर शासन, और उस शासन के दौरान हिंदू औरतों के साथ किया जाने वाला कुव्यवहार, बुरा व्यवहार, उनकी कुदृष्टि के कारण औरतों के अंदर यूं कह सकते हैं पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। तो हिंदुओं ने कहीं ना कहीं अपनी लड़कियों को बाहर निकालना ही बंद कर दिया, शिक्षित करना ही बंद कर दिया। तो इस प्रकार की जो कुप्रथा, इसलिए मैं कहती हूँ कि हम साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन जरूर कर रहे हैं, लेकिन साहित्य के ऊपर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो राजनीतिक परिस्थिति है चाहे वो सामाजिक परिस्थिति है, इनका प्रभाव जरूर पड़ता है। और आपस में भी अगर सामाजिक हालात तब ठीक रहेंगे जब देश की राजनीति ठीक होगी, और जब देश की राजनीति ठीक होगी तो सामाजिक हालात अपने आप अच्छे हो जाएंगे, और जब सामाजिक हालात अच्छे हो जाएंगे तो साहित्य अपने आप अच्छा लिखा जाएगा। तो किसी भी साहित्य की विषय और शैली पर जाने से पहले उस समाज की हर प्रकार की परिस्थितियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे हम चर्चा करेंगे सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बाद देश की आर्थिक परिस्थितियों की। मैं चेक करती हूँ कि मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबी हो गई होगी। अगर वीडियो काफी लंबी हो गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आर्थिक, आपको धार्मिक, आपको साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ाऊंगी। एक बार मैं चेक करती हूँ। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 27 मिनट की लगभग वीडियो बन चुकी है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।